जस्ट वेन यू थिंक ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक ये वाली फ्यूड है वो ओवर है, कुछ ऐसा होता है जो अब तक जो भी कुछ हो चुका है उससे भी ज्यादा डेंजरस है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में रॉ का रिव्यू रिएक्शन करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी आपको सारी बातें बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को लाइक कर देना और एक बार जरा चेक कर लो यार, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, फिर बस आप होम स्क्रीन से आके वीडियो पर क्लिक कर लेते हो। 1.6 नंबर मिलियन का बहुत जन्मों के बाद देखा है, तो अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो रिया रिप्ली के साथ होती है और आज हमको कमेंट्री टेबल पर भी एक चेंज दिखा कि जो टेसिटोर है, यही है शायद उनका नेम, वो जो है टेसिटोर जो भी है वो जो है नई कमेंट्री मतलब टीम का पार्ट बन चुके हैं वेड बैरेट के साथ। बताना आपको उनका जो काम कैसा लगा। एक बहुत प्रोफेशनल वॉइस वाली फील आ रही थी उनकी। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है फैन वाली चीज भी डलना बाकी है, जैसे माइकल कोल चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। खैर, मंडे नाइट रॉ के ऊपर आते हैं और यहाँ पे जो रिया रिप्ली है वो बता रही होती है कि कैसे बैश एंड बर्लिन में उनको मार के जो है बहुत ज्यादा मजा आया। अभी तो उनको और ज्यादा लिव मॉर्गन और डोमिनिक को बजाना है और अब वो कहती है फाइनली उस चीज तक उनका पहुंचने का टाइम आ चुका है जो उन्होंने कभी हारी नहीं थी। और ये वो बात करती हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो इस समय लिव मॉर्गन के पास है। अब वो एक्सपेक्ट तो कर रही होती है कि लिव मॉर्गन निकल के आए, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर निकल के आते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो की जो एक आंख है वो ब्लैक हो चुकी थी, काली हो चुकी थी, क्योंकि शायद कोई जबरदस्त तरीके से उनका घुसन पड़ा होगा बैश इन बर्लिन में। अब डोमिनिक मिस्टीरियो पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, ईयरफोन हेडफोन लगाने की जरूरत पड़ती है वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो क्या बोलते हैं। रिया रिप्ली कहती है यार तू कुछ मत बोल, वैसे भी तुझे कोई नहीं सुन रहा, वरना तेरी दूसरी जो आंख है उसको भी मैं काली कर दूंगी। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलते हैं जो समझ में आता है, कहते हैं कि जो लिव मॉर्गन है वो बैंग्ड अप है, वो रिकवर कर रही है, वो वापस आएगी, वो तुझे तोड़ेगी क्योंकि वो तुझे पहले भी हरा चुकी है, वो तुझे दोबारा हरा देगी। उसके बाद रिया रिप्ली कहते हैं कि चल लिव मॉर्गन नहीं आ रही तो फिर एक मैसेज मेरा ही तो पहुंचा दे उससे कि किसी भी समय किसी भी जगह लिव मॉर्गन आके मुझे मेरे साथ लड़ सकती है और मैं जो उसे ठिकाने लगा दूंगी। इतने में लिव मॉर्गन ने सही में आके यहाँ पे अटैक कर दिया रिया रिप्ली के ऊपर, बट अटैक वो ऐसा था कि उल्टा वो खुद ही पिट गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतना प्रोफेशनली वो कैसे गिर गई रिया रिप्ली की। उनका जो पैर है वो बिल्कुल ऐसे फंस जाता है दो रोप्स के बीच में। आई थिंक वो पर्पसली वैसे ही होना था, लेकिन उसको बहुत ही स्मूथ तरीके से परफॉर्म किया। इसकी वजह से फिर लिव मॉर्गन को थोड़ा मौका मिल जाता है रिया रिप्ली को मारने का, लेकिन डेमन प्रीस्ट ज्यादा टाइम तक ये चीज देखते नहीं है, वो आ जाते हैं वहां पर सेव करने के लिए। और इसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन है वो वहां से भाग जाती हैं। थोड़ा सा हमने देखा कि रिया रिप्ली को प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे, बैक स्टेज हमने सेगमेंट भी देखा। अभी यहां से तो रिया रिप्ली को देख के ऐसा लग रहा था कि ये पैर फंसने की वजह से, मारने की वजह से उनको पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद मैच आता है शो पर और भाई कितना ज्यादा इसको अप्रिशिएट करना बनता है यार। ये था चैट गेबल की अमेरिकन मेड वर्सेस अल्फा अकेडमी का। सबसे पहले तो भाई कोई बंदा अगर टीचर कोच मिले तो चैट गेबल जैसा, पता नहीं अमेरिकन अल्फा को ये बात कैसे समझ में नहीं आई। उन्होंने थप्पड़ मार के लिटरली हाइप किया कि भाई चल भाई आजा लड़ेंगे, ऐसे करके अपने बंदों को वो ऐसे कर रहे होते हैं। ओटिस ने ये वो बड़ा मस्त स्पॉट किया था आज 6 मैन टैग टीम मैच में। 6 मैन तो नहीं, मिक्स वाला मैच था, जो उन्होंने अकीरा टोजावा को कंधे ऊपर उठाया, उसके बाद उन्होंने एयरप्लेन स्पिन की तरह घुमाया। मतलब वो उनका यूज कर रहे होते हैं अपने अपोनेंट को मारने के लिए। अल्फा अकेडमी की रेसलिंग में मजा आता है भाई, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ बहुत तगड़ा ही ये कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें स्टोरी है और हमेशा WWE में वही प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर करते हैं जिसके अंदर अच्छी स्टोरी होती है। मैगजीन ने चैट गेबल को किक तो मार दिया, लेकिन आईवी नायल ने इसका फायदा उठा के टैप आउट करवा दिया उनको। इसके बाद चैट गेबल अपनी छाती चौड़ी करके आते हैं। भाई वाइट 6 से तो मैं परेशान हो चुका हूं, ये हमेशा आके जो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब 8 मैन टैग टीम मैच होने वाला है। मैन बोल लो क्या बोल लो इसे सभी, क्योंकि उसमें एक फीमेल वाली भी होने वाला है, शायद सीन ऐसा लग रहा है। तो इस स्ट्रीट फाइट मैच के लिए उनको चैलेंज करते हैं, जिसके बाद अंकल हाउडी भी आते हैं अपनी वाइट 6 के साथ में। 375 डेज की ये बात करते हैं और अगर आप इसको पीछे टाइम में जाके देखोगे तो ये वो तब की बात कर रहे हैं, ब्रे वाइट की पासिंग से लेके अब तक। थोड़े इमोशनल अपनी बातों में अंकल हाउडी लग रहे थे और बेसिकली चैलेंज वगैरह सब एक्सेप्ट हो गया। और नेक्स्ट वीक के लिए इस मैच के लिए WWE हाइप कर रही है। मुझे लगता है बहुत मेजर मैच होने वाला है, क्योंकि वाइट 6 को हम लोग एक साथ लड़ते हुए देखेंगे ऐसा। और कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन भी बन गया कि चैट गेबल के पास भी कुछ वैसे ही टीम है। इसके बाद मैच होता है, क्या बोलूं यार मैं, जेलेना वेगा वर्सेस शेना बेजलर का। डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है वो, इसकी वजह से शेना बेजलर ने नी मार दी और लायरा वल्की सेव करने के लिए आती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पे खास उनके आने से भी। अब बैक स्टेज से हमको ये पता चलता है कि रिया रिप्ली वो क्रच के ऊपर है, क्योंकि उनको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट वो प्रिकॉशन के लिए, ऐसा नहीं है कि रिया रिप्ली को कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब सवाल ये है कि आज तो मैच होना है डेमन प्रीस्ट का जजमेंट डे के अगेंस्ट में, तो एक टीम पार्टनर उनको कैसे मिलेगा। तो रिया रिप्ली कहती है मेरे पास है शायद देखने में, और बाद में हमने सेगमेंट में देखा
कि जब डेवन प्रीस्ट पूछने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या बोला उस बंदे ने हाँ, तो रेपली कहती है नहीं, हाँ तो नहीं बोला लेकिन यीट जरूर बोला, जिससे क्लियर हो गया था कि डेवन प्रीस्ट एंड जे ऊसो टेक ऑन करने वाले हैं जेडी मैकडोना और फिन बैलर। तो ये जो मैच है वो मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो गया था। इसके बाद आता है इस वाले शो का सबसे बेस्ट सेगमेंट, सीएम पंक की एंट्री होती है। बहुत अच्छा क्राउड उनको रिएक्शन देता है। सीएम मतलब हर बार सीएम पंक को देख के ऐसा लगता है कि बंदा जो है मंत्रमुग्ध हो गया है, जैसे जैसे लोग जो है उनके लिए चैंट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं उनके टफेस्ट मैचेस में से था, पर्सनल इश्यूज उनके अब साइड में रखते हैं, बात करते हैं बिजनेस की, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले भी कहा था कि मैं यहां पर दोस्त बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसे बनाने के लिए आया हूं। टफ बैटल और गोल्ड की वो बात करते हैं और यहां पर उन्होंने बड़ा मस्त भी बोला कि पैसे में बना सकता हूं। पैसों का मतलब उनका लिटरली पैसे नहीं है, उनका मतलब है बनाना मेरा तुमसे प्यार है जो कि तुम मुझे देते हो। तुम डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो मेरे बैंक में, गोल्ड तुम मुझे दे सकते हो। पता नहीं कहां पुराने जमाने में पहुंच गए सीएम पंक। और कहते हैं कि जब हम टफ बैटल और गोल्ड की बात कर रहे हैं तो चलो गुंथर के बारे में भी बात कर लेते हैं। और कहते हैं कि अब गोल्ड जीतने की बारी है। कहते हैं गुंथर ठीक है, तेरे पास टाइटल तो से एंजॉय कर ले, हम भी इसको कुछ टाइम में एंजॉय करेंगे जब वो टाइटल मैं तेरे से ले लूंगा। टारगेट इज गुंथर। और कहते हैं अब मेरा कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बजने वाला है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। भाई पूरे सीएम पंक जो है वाइब में आ चुके हैं, एकदम मजे से सीएम पंक वाइब कर रहे हैं अपने म्यूजिक के साथ। लेकिन एक हुडी पहने बंदे ने अटैक कर दिया सीएम पंक के ऊपर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये नाम कौन सा था, ड्रू मैकिंटायर ही वो बंदे होते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है मारना शुरू कर दिया। बीच में वेड बैरेट बचाने के लिए आते हैं लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जाके अनाउंसर टेबल के पास ही जो क्लेमोर किक है वो बजा दी सीएम पंक को। इसके बाद और ऑफिशियल्स आते हैं ड्रू मैकिंटायर को रोकने के लिए। ड्रू मैकिंटायर रिंग में जाके फेंकते हैं, वहां पर भी उनको जो है क्लेमोर करते हैं। अब यहां से ड्रू मैकिंटायर ने अटैक लगातार ही करना शुरू किया। ऑफिशियल भी आते हैं बट सीएम पंक का वो ब्रेसलेट निकाला ड्रू मैकिंटायर ने। लेकिन इस बार अगर आपको लग रहा है कि वो दोबारा से पहनने के लिए, छीनने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए है, तो ये कुछ भी नहीं है। ड्रू मैकिंटायर ने लिटरली उस ब्रेसलेट को ऐसे खींच के तोड़ दिया है और फिर जो बचे हुए थे उसके जैम या जो भी बोलना है उसमें पिरोया हुआ था, उसको पकड़ के उन्होंने सीएम पंक के मुंह में ही ठूस दिया। और मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं भाई। WWE में बहुत सारी फ्यूड रही हैं जो कि लेजेंडरी रही हैं। कितने नाम आप उठा सकते हो, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच की बात कर सकते हो अंडरटेकर के साथ, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन की बात कर सकते हो, स्टोन कोल्ड रॉक की बात कर, कितनी मतलब आपको पता कितने सारे हुआ है। लेकिन इस फ्यूड के अंदर जो एलिमेंट ये लोग डाल रहे हैं, अब इसको कंपेयर नहीं कर रहे किसी चीज से, लेकिन मैं सही बता रहा हूं पिछले कुछ टाइम में मैंने तो ऐसी फ्यूड नहीं देखी है। हमेशा ऐसा लगता है कि किसी एक चैंपियनशिप के अराउंड वो चीज चल रही है, चलो किसी बंदे को किसी से बेटर देखना है। लेकिन यहां पे तो ऐसा लगता है भाई ना इनको टाइटल से लेना देना ना, मतलब इन दोनों को बस एक दूसरे से दुश्मनी है, ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने दिखाया। और सीएम पंक भी ये काम करते रहते हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ, क्योंकि इस बार तो ब्रेसलेट तोड़ दिया। और भाई तोड़ के मुंह में कौन ठूसता है यार, वो तो फिर चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाता है। फिर भी वो लगातार मार रहे थे किसी तरीके से, तो वो स्ट्रेचर लेके आते हैं, सीएम पंक को बैक स्टेज लेके जाते हैं। बट ये ड्रू मैकिंटायर भाई यहां भी नहीं मान रहा, उन्होंने स्ट्रेचर पे ही लेटे हुए सीएम पंक को मारना शुरू कर दिया। बस किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करके ड्रू मैकिंटायर को वहां से लेके गए हैं। और अब आप खुद सोचो सीएम पंक का क्या हाल किया ड्रू मैकिंटायर ने, जब ऐसा लग रहा था कि सीएम पंक मैच जीत चुके हैं। और ये आई थिंक एक्सपेक्टेड भी था कि भाई ड्रू मैकिंटायर हारा है, तो अभी जब ड्रू मैकिंटायर हंसी खुशी है तो एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन जब ये बंदा गुस्से में आ जाता है तो भाई फिर ये पागल हो जाता है। लिटरली पागल होना, साइकोपैथ जो नाम है ड्रू मैकिंटायर ने आज जस्टिफाई कर दिया मंडे नाइट रॉ में। जितनी मैं इसकी तारीफ करूं वो कम है। मैं तो तब से कह रहा हूं ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूड के बारे में, जब लोग बोल रहे थे अरे ठीक है शुरू हो रही, क्योंकि इसकी पोटेंशियल पता थी। और सोचो पूरे साल हो चुका है ये फ्यूड आने को आई है, अभी आगे भी चलेगी और अब भी हम लोग इसमें इतना इन्वेस्टेड हैं। अपने कुछ अच्छे शब्द आप ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ड्रैगन ली और इलिया ड्रैगनोव का मैच, तो ये वही है ट्रिपल थ्रेट, ताकि जो एडवांस करेगा बंदा फिर फेटल 4 वे मैच के अंदर। कार्लिटो आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब कि थोड़ी सी हेल्प करने के लिए डोमिनिक की। बट जब डेवन प्रीस्ट आया तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का तो पत्ता ही कट गया। अभी एक तरीके से सिंगल्स मैच बन गया ड्रैगन ली इलिया ड्रैगनोव के बीच में। कुछ अच्छे सीक्वेंसेस रहे यहाँ पे और जो इस मैच के विनर हैं वो इलिया ड्रैगनोव बन चुके हैं, जो कि अब फेटल 4 वे मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक टैग टीम मैच था नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, एल्बा फायर, आयला डॉन और उनके अगेंस्ट में कायरी सेन, ईओ स्काई। रिंग साइड पर बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल थे। अब गलती से ईओ स्काई या कायरी सेन गिर गई उनके ऊपर और उसके बाद फिर भसड़ हो गई और उसके बाद एल्बा फायर, आयला डॉन ने जो है नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए जीत लिया है। क्या ही बात करूं इसके बारे में और ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं शो पर हमारे स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर आते हैं रिंग में और बताते हैं कि कैसे मैंने बहुत सारी पर्सनल बातें रैंडी ऑर्टन के बारे में बोली, लेकिन वो मैंने इसलिए बोली ताकि मैं ग्रेटेस्ट वर्जन निकाल के आ पाऊं रैंडी ऑर्टन का, और मैं प्राउड से कह सकता हूं कि मैंने ग्रेटेस्ट रैंडी ऑर्टन को हराया है। अब इसके बाद जब उनका फोकस है अपनी आने वाली चीजों के ऊपर, तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है सैमी ज़ेन का, वो बंदा जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर को डीथ्रोन किया था। अब यहाँ पे वो लेगेसी के बारे में बात करते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की लेगेसी के बारे में बात करते हैं। कुछ नाम उन्होंने गिनाए जैसे
जैसे कि ब्रैट हार्ट, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, इन सारे लोगों ने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीता और इसको स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ जाने के लिए। और सैमी ज़ेन कहते हैं यही काम गुंथर तूने भी किया है और अब यही काम मैं भी करने के लिए जा रहा हूं। गुंथर ने इसका भाई क्या सही काउंटर किया, वो कह रहे हैं हाँ सही कह रहे हो तुम, मैंने भी बाकी सारे लेजेंड्स की तरह इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को यूज किया, फिर हमने स्टेप अप किया, लेकिन तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तूने स्टेप डाउन किया है, ऐसा वो सैमी ज़ेन को बोलते हैं। इसके बाद वो सिंपली जो है एक तरीके से चैलेंज ही कर रहे होते हैं, कहते हैं मैंने तुझे हराया है, मैं दोबारा तुझे हरा सकता हूं। थोड़ा सा गुंथर ने हाइप करते हुए तो ऐसे बताया कि जैसे कि वो हाँ बोलने वाले हैं सैमी ज़ेन के चैलेंज को, लेकिन वो नो करके वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद सैमी ज़ेन ने थोड़ी सी आग भड़काई, कहते हैं तू पीछे क्यों हट रहा है, क्योंकि तुझे पता है ना कि मैं ही वो अकेला बंदा हूं जिसने तुझे हराया हुआ है और तुझे पता है कि मैं तेरे से टाइटल जीत सकता हूं। और वो कहते हैं कि मैं तेरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आ रहा हूं। तो यहां से सैमी ज़ेन और गुंथर का जो प्रोग्राम है, इस सेगमेंट को देख के तो ऐसा लग रहा है फिर शुरू होने वाला है। और इस सैमी ज़ेन अचानक से आ कहां से जाते हैं भाई, बंदा कितने ही महीने हफ्ते गायब हो, जब भी ये आता है कोई एक पैशनेट प्रोमो कट करता है तो सारे लोग इसके पीछे लग जाते हैं। और आज भी एग्जैक्टली सैमी ज़ेन ने वही काम किया। तो शायद सैमी ज़ेन और गुंथर के बीच अब एक जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। बैक स्टेज से जे ऊसो एंड ब्रॉन ब्रेकर भी एक सेगमेंट में होते हैं और ब्रॉन ब्रेकर ने क्योंकि बोला था कि भाई तेरी फैमिली से किसी ने भी मेरी फैमिली के बंदे को नहीं हराया, और जे ऊसो यूजुअली ऐसा यीट करता है, बड़ा मजे से होता है, लेकिन आज गुस्से में भी था जे ऊसो, क्योंकि उन्होंने बोला तू मामी को चेस कर, कुछ भी अपना यीट वीट करते रहे तो इस टूर्नामेंट से निकल जा। लेकिन वो कहते हैं भाई मैं इतनी बुरी तरीके से तेरे पिछवाड़े तोड़ूंगा, और उसके बाद वो यीट भी बोलते हैं गुस्से में। यूजुअली यीट जो है बड़े हंसी से बोलते हैं जे ऊसो, लेकिन थोड़ा सा गुस्से में निकला उनके लिए। शेमस वर्सेस लुडविग काइजर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच था, क्योंकि ब्रॉनसन रीड को एक सिचुएशन की वजह से जो कि है COVID की, उसकी वजह से इस मैच से जाना पड़ गया और ये रियल लाइफ थिंग है। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बोला बैकस्टेज भाई मुझे मैच दे दो, एडम पियर्स ने मैच दे दिया और इस मैच में शेमस लुडविग काइजर अपना अलग ही लड़ रहे हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बैरिकेड पे भी जाके मारा, एक बार खुद ही वो बैरिकेड पे जाके बढ़ गए और लुडविग काइजर की तरफ उन्होंने वैसे ही चेयर थ्रो करी उसी स्पॉट पे जैसे आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 2016 या फिर 17 में मैंने ट्वीट भी किया था अभी कुछ दिन पहले ही, जो रोमन रेंज के ऊपर भी जो उन्होंने चेयर थ्रो करी थी, वैसे लगा कि कुछ पुराना ट्रिब्यूट सा लगा है मुझे। इसके बाद चोक स्लैम शेमस को मारा, पिन करते हैं होता नहीं है, पीट डन ने आके शेमस के ऊपर अटैक कर दिया, एंड में फिर रनिंग पावर स्लैम मार दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने लुडविग काइजर को और उन्होंने एडवांस कर लिया इस टूर्नामेंट में। इसके बाद जे ऊसो और डेमन प्रीस्ट भी होते हैं बैक स्टेज से, जो ये कहते हैं कि हमारे ठीक है बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन फिर भी रिया रिप्ली ने मुझे बोला था तो मैं मना कैसे कर सकता था। तो इनकी जो उनका प्यार है वो ऐसा लग रहा है कि अब बढ़ना शुरू हो चुका है, जैसे जैसे रिया रिप्ली भी अब डोमिनिक मिस्टीरियो से दूर हो गई है। मेन इवेंट में ऑब्वियसली टैग टीम वाला ही मैच था, एक वो स्पॉट बड़ा सही लगा जब जे ऊसो के लिए डेमन प्रीस्ट ने रोप्स को नीचे किया, उसके बाद जे ऊसो ने बाहर की तरफ डाइव लगाई, लिव मॉर्गन ने आके जे ऊसो अपना स्प्लैश मार रहे हो तो उसे इंटरप्ट कर दिया, तो फिर रिया रिप्ली भी आते हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने नए आशिक जो सून टू भी उनके आशिक हो सकते हैं उनको बचाने के लिए। इसके बाद लिव मॉर्गन ने देखा रिया रिप्ली ये तो भाई क्रच के ऊपर आ रही है, कहां ही चल के आ पाएगी, वो आके खड़ी हो गई कि जैसे कि ले मार ले, लेकिन रिया रिप्ली ने उसी से जो है बजाना शुरू कर दिया लिव मॉर्गन को, और उसके बाद लिव मॉर्गन का सीन तो वहां से चला जाता है। एंड देन फिर मैच के अंदर जो जजमेंट डे है वो पिटती रह गई, डेमन प्रीस्ट और जे ऊसो ने बहुत ज्यादा मारा, एंड में जेडी मैकडोनाल्ड रेजर्स एज को फेस किया, उनको पड़ गया मतलब, एंड देन जे ऊसो का स्प्लैश आता है और ये मैच जो है जे ऊसो एंड डेमन प्रीस्ट जीत चुके हैं। इसके बाद जे ऊसो की तरफ देखना जरा, उनकी नजरें रिया रिप्ली से हटने का नाम नहीं ले रही थी, और इसके बाद जे ऊसो के लिए ही रिया रिप्ली ने भले ही एक पैर के ऊपर है वो क्रच के सहारे से, लेकिन यीट करना शुरू कर दिया और शो के एंड में डेमन प्रीस्ट ने दोनों जे ऊसो और रिया रिप्ली का हाथ उठाया हुआ था। अब कहानी यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इतना कह सकते हैं जिस भी स्टोरी में जे ऊसो इन्वॉल्व है वहां पे चीजें तो बढ़िया ही होने वाली हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो भी बढ़िया लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।